नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 तक बात किया था। उसके प्रीवियस में हम लोगों ने आर्टिकल 12 और 13 का बात किया था और कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका सारा का सारा यहाँ पे जिक्र करूँगा पीपीटी के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों के साथ यहाँ पे सारी बातें, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ। तो आज हम लोगों के पास जो मेन आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं भारतीय संविधान में, इन सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी चीज़ों को समझने का भी प्रयास करें। और पीपीटी के माध्यम से मैं जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। और आपके कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस का, या फिर यूँ कह लीजिए कि एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, तो भी ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी स्लाइड के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का सारी चीज़ों को। आर्टिकल 15 में क्या बात करता है, तो आर्टिकल 15 का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग इसको पढ़ने से पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 15 जो बात करता है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ऑन सर्टेन, सर्टेन का मतलब है कुछ खास ग्राउंड्स के आधार पर आर्टिकल 15 मनाही करता है डिस्क्रिमिनेशन करने को लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी स्टेट हो, स्टेट का मतलब नेशन, कंट्री या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आर्टिकल 12 को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 15 में ये कहता है कि कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी इंसान या कोई भी स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 15। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात करता है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यहाँ पे गौर करने की बात क्या है दोस्त, दो शब्दों को पहले देखिए ध्यान से। द स्टेट, स्टेट का परिभाषा हम लोग आर्टिकल 12 से जानते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल में 12 में क्या क्या दिया गया है। ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग को पता है स्टेट का मतलब क्या है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, गौर से समझिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। और यहाँ पे खास बात एक है यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिटीजन की बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सिटीजन का। तो सिटीजन क्या होता है और पर्सन क्या होता है, इस पे पहले आप लोग डिफरेंस को समझ लीजिए। सिटीजन का मतलब है कि सभी भारत के नागरिक। इसका मतलब है कि स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट किसके अगेंस्ट में, तो भारत के नागरिक के अगेंस्ट में। ये बात को ध्यान से समझिएगा, पर्सन नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिटीजन। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए यहाँ पे जोर देकर के बात कर रहा हूँ सिटीजन पर, क्योंकि यूपीएससी में जब कभी भी सवाल पीटी का क्वेश्चन पूछ आता है तो यहीं पर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट और गलत आंसर कर लेते हैं। एक ऑप्शन में आपको एनी सिटीजन लिखा हुआ रहेगा, एक में लिखा हुआ एनी पर्सन लिखा हुआ रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आर्टिकल 15 जो है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए अवेलेबल है, सिटीजन के लिए अवेलेबल है। तो भारतीय नागरिक के साथ स्टेट किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। और ये आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ऑन ग्राउंड्स वनली, लिखा हुआ है यहाँ पे वनली ऑफ रिलीजन। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड को आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्त, क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बाकायदा बहुत ही बारीकी से हम लोग समझते चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 ग्राउंड है, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड के आधार पर स्टेट जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किनके साथ? तो भारत के नागरिक के साथ। ये प्रोविजंस कहता है हमारा आर्टिकल 15। अब आगे की ओर चलते देखते हैं कि क्या इसमें बात कहता है। और आगे की ओर आगे कहता है कि इसमें 2 क्रूशियल वर्ड आपको देखने को मिल सकता है जो बहुत ही खास है। पहला है डिस्क्रिमिनेशन वर्ड, याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वनली। ये 2 ऐसे वर्ड है, 2 क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से हमारा लॉ का बुक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे जो जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं ना, इस वर्ड्स का भी बहुत खास मतलब होता है, इसलिए जोर देना होता है, समझना होता है हर एक एक वर्ड्स पर। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब
और ओनली का मतलब क्या है, इसके मतलब भी समझेंगे और इसका सेंस क्या कहता है। तो दो क्रिस्टल वर्ड है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन और सेकेंड है हमारा ओनली। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का क्या सेंस है, आप इस तरह समझिए कि आर्टिकल 15 का फर्स्ट प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 15 के अंदर क्या क्या बातें कहा गया है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के क्या मीनिंग है इसका, टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और क्या लिखा हुआ यहाँ पे समझिए, और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है इसमें कि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश फेवरेबली नहीं करेगा, किसी के पक्ष में आकर के या किसी को इन सब ग्राउंड्स को के आधार पर, इन सब ग्राउंड्स के आधार पर किसी के साथ वो फेवर नहीं करेगा। और क्या बोल रहा है कि टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शंस विद रिगार्ड टू, और जब कोई भी एडवर्स डिस्टिंक्शंस हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, किसी का फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस जब किया जाता है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो एडवर्स कंडीशन में बोल सकते हैं या एडवर्स डिस्टिंक्शंस के रिगार्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। लेकिन इसके साथ है मान लीजिए कि विकलांग 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए जो होगा उस सभी के लिए एक ही प्रोविजन होगा। या फिर अगर यूँ कह लीजिए कि कोई पर्टिकुलर अगर कैटेगरी है सोसाइटी में, कोई कास्ट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो अगर जो भी प्रोविजंस बनाया जाएगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट कम्युनिटी के लिए बनाया जाएगा, इसमें भी अनफेवर नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे कहने का सेंस है। ओनली का क्या मतलब है दोस्त, ओनली के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओनली कहने का क्या सेंस है। ओनली जो वर्ड है, द वर्ड ओनली कैनोट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। यहाँ पे गौर से समझिएगा, ओनली कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं इसके आधार पर तो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा केवल, लेकिन इसका मतलब हुआ कि अदर ग्राउंड्स पर प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ है, रोक नहीं लगा हुआ है। इसका सेंस हुआ कि इन 5 को छोड़ करके अदर ग्राउंड्स पर स्टेट के पास पावर है कि वह डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है कि भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि अभी मैं बताया कि सपोज कीजिए कि एक माँ का 2 बेटा है, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, और मान लीजिए कि बड़े बेटे को जितना प्रिविलेज मिलता है या फिर छोटे बेटे को जितना सुविधा मिल रहा है तो दोनों को बराबर नहीं मिलता होगा। कहने का सेंस है छोटे वाले को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, बड़े वाले को थोड़ा कम हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे माँ एक प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है वह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट है, एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव है कि दोनों को इक्वल स्टेज पर लाने का कॉन्सेप्ट के आधार पर है। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टेट को मना ही किया गया है, प्रोविजन किया गया है रिलीजियस के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट अदर ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सेकेंड प्रोविजंस में क्या कहता है इसी का आर्टिकल 15 का, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली क्या कहा जा रहा है, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड। किस आधार पर, ये 5 ग्राउंड पर हम इन लोगों के साथ में किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी का, लाइबिलिटी का या रिस्ट्रिक्शंस की बात या फिर किसी कंडीशन के आधार पर हम इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कोई भी सिटीजन पर, भारतीय नागरिक पर। तो वह किस आधार पर नहीं कर सकते हम लोग, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर शॉप जाता है तो उसको शॉप में जाने से कोई मना नहीं कर सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ पर मना नहीं कर सकता है कि आप दूसरे रिलीजन के हो, आप दूसरे रेस के हो, दूसरे कास्ट के हो, सेक्स आपका जेंडर अलग है, आप इस स्थान में जन्म नहीं लिए। तो इन सब ग्राउंड्स के आधार पर आप उसे किसी शॉप में जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से
या प्लेस ऑफ पब्लिक या इंटरटेनमेंट या फिर जो भी मनोरंजन के जगह है, पार्क हो गया, सिनेमा घर हो गया, यहाँ पे जाने से आप उसे मना नहीं करेंगे। इसका मतलब है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, उसे हम मना ही नहीं कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे बात क्या कहता है कि द यूज ऑफ वॉल, कोई भी आप कुएं का यूज कर रहे हो, टैंक का यूज कर रहे हो, बाथिंग घाट का यूज कर रहे हो, रोड का यूज कर रहे हो, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली, यहाँ पे समझिएगा जो भी यहाँ पे आपने देखा, वेल हो, टैंक हो, बाथिंग हो, रोड हो, और यहाँ पे चाहे वो स्टेट के द्वारा स्टेट फंडेड हो या फिर पार्टली हो, कंप्लीट उस तालाब को, उस कुएं को, उस घाट को सरकार बनाई हो या थोड़ा बहुत पैसा देकर के बनाई हो, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। इवन यहाँ तक ये बात कहता है कि डेडिकेटेड टू यूज द जनरल पब्लिक, और अगर मान लीजिए जनरल पब्लिक के लिए यूज के लिए भी अगर वो घाट है, वेल है, तो उस पर भी कोई भी एक्सेस करने से, यूज करने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है समझ में आ रहा होगा, ये दो बातें यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ स्टेट और एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अभी मैंने क्या बोला कि इन तमाम चीज़ों को एक्सेस करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता इन सब ग्राउंड्स के आधार पर, चाहे वो हमारा स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी घाट हो, टैंक हो, साथ ही साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी अगर सिनेमा हॉल खोला गया हो या फिर कोई मनोरंजन के स्थान हो, पार्क हो, तो वहाँ पर भी जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्त क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट में क्या जा रहा है कि वाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली द स्टेट, लेकिन इसके पहले का, ये तो फर्स्ट प्रोविजन हुआ, इसके पहले वाला सेकंड प्रोविजन हुआ। फर्स्ट प्रोविजन में क्या कह रहा था कि वहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बात किया जाता था कि स्टेट पर मनाही लगाया जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट का परिभाषा है उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को ऐड किया गया है, इसलिए अब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी अगर सपोज कीजिए कि होटल रेस्टोरेंट अगर उसे संचालित किया जा रहा है तो उस पर भी आपको इन सब ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, इसके कुछ 3 एक्सेप्शंस भी हैं, जिससे हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 का कुछ अपवाद भी हैं जहां पर आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि स्टेट इज परमिटेड, स्टेट को यह परमिट है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखिए वुमेन के लिए और चाइल्ड के एनहेंसमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट को एम्पावर्ड किया गया है और परमिट दिया गया है कि वे वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए क्या बना सके, वे कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, अलग से वुमेन को अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, इस तरह का प्रोविजंस बनाने का भी प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी जैसे पंचायत में है, अब तो हमारे आपका MP MLA में भी सीट 33% का बिल पारित होकर के एक्ट बन गया है, प्रोविजंस दिया गया है बच्चों को फ्री में एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें बनाई गया एडवर्स सिचुएशन के केस में कि जब रिप्रेजेंटेशन लोगों का कम हो स्टेट में, गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक ऑफिस में, तो हमें इस तरह की प्रोविजंस को बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि स्टेट को यह भी परमिशन दिया गया है कि वे बना सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी सोशली और एजुकेशनली। यहाँ पे गौर करने की बात है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि स्टेट के पास ये भी पावर है कि स्टेट जो है वह जब कोई भी सोसाइटी में सोशली और एजुकेशनली, ये 2 वर्ड का ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सोशली और एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है अगर वह, तो उनके एडवांसमेंट के लिए जो स्टेट है वह क्या बना सकती है, वह लॉ बना सकती है। इस बात का भी ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कभी भी मान लीजिए कि कोई सोसाइटी अगर उसका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है तो स्टेट के पास पावर है कि वे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन
फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इनके लिए क्या है, रिजर्वेशन का व्यवस्था है। कहाँ पे, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेक्शन इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये सब हम जानते हैं कि SC ST के लिए क्या है, रिजर्वेशन की प्रावधान है उनके सीट्स के लिए और उनके फी कंसेक्शन के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा थर्ड में दिया गया एक्सेप्शंस के तौर पर, वह है हमारा स्टेट इज एम्पावर्ड। स्टेट के पास ये पावर है कि टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स regarding their admission to the education institution including private education institution whether aided and unaided by the state except the minority education institution। इस बात को आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का सीट जो था वह किसके लिए था, फी कंसेक्शन के लिए था, सीट्स के लिए था और फी कंसेक्शन के लिए था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का SC ST कम्युनिटी से है, SC ST हैं, तो उनके लिए एडमिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और कहाँ पे, न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे तो आपका व्यवस्था सीट का रहेगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर भी SC ST का सीट को रिजर्व करके रखा जाएगा, वेदर वो या तो सरकार के द्वारा एडेड हो इंस्टीट्यूट या फिर अनएडेड हो, फिर भी वहाँ पे SC ST के लिए सीट को रिजर्व करके रखा जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है लेकिन ये लागू नहीं होगा कहाँ पे, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसे लास्ट प्रोविजन। लास्ट प्रोविजंस में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, जैसे हम लोगों का कहने का सेंस जो है कि आप देख रहे हैं लास्ट प्रोविजंस के तौर पर हमारा ये था। लास्ट प्रोविजंस में क्या कहा जाता था कि पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के प्रोविजन था वो आपको स्टेट का के पास था। सिर्फ स्टेट के पास कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास, सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में क्या कहा गया, ये या तो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या फिर स्टेट हो, ये तमाम बातों को लेकर के। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि लास्ट प्रोविजन वाज एडेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस बात को भी ध्यान रखना है। और क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, जो इस आप यहाँ पे जो प्रोविजंस दिया गया है एक्सेप्शंस के तौर पर, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी, क्यों यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये लास्ट का जो हमारा प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस और उसके पहले हम लोगों ने जो देखा, इसको हम लोगों ने जोड़ा गया कब है, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव टू दिस प्रोविजन, और इस प्रोविजंस को प्रभाव में कब लाया गया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 को अमेंड किया। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। OBC के लिए भी 27% का जो रिजर्वेशन है वह आप देख सकते हैं कि कब ये इनेक्ट करके ऑर्डर में लाया गया, 2006 में लाया गया। और कहाँ कहाँ पे है ये, इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT एंड IIM। ये तमाम इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि OBC के लिए भी रिजर्वेशन है, 27% की व्यवस्था किया गया। कब किया गया, तो इसे देखा जाए तो 2006 में किया गया। नेक्स्ट 2008 में क्या जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ द अमेंडमेंट एक्ट एंड OBC कोटा एक्ट। ये अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट को, इसमें जो हम लोगों ने देखा कि लास्ट में जो जोड़ा गया है एक इसे, और यहाँ पे जो प्राइवेट के लिए कहा गया था उसे, ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए क्या कहा कि इसे वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ संगत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड नहीं है, और ये कंटिन्यू चला गया। लेकिन इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कहा, बट द कोर्ट डायरेक्टेड, क्या कहा कोर्ट ने
कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। अब ओबीसी में क्या है कि कुछ क्रीमी लेयर की बात को कहा गया कि ये जो प्रावधान है ये उन स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर एडवांस्ड सेक्शन में है अमंग द ओबीसी वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उस वक्त इस बात को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, आपने जो अमेंड करके लोगों को देने का कोशिश किया है क्या रिजर्वेशन, वो आपका वैलिड है, चलिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना, एक्सक्लूड करना है, उसे निकालना है जो आपका क्रीमी लेयर में है ओबीसी में, उन लोगों को वहां से एक्सक्लूड करना है जब आप इंप्लीमेंट करोगे इन लॉज को उस वक्त। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो भी प्रावधान था, ये सारी चीज़ों को हमने बकायदा बहुत ही डिटेल से जिक्र किया आप लोगों के साथ में, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आता हो, तो ज़रूर आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।